स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज से हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, यूजीसी नेट कॉमर्स और साथ साथ यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। हम हर एक टॉपिक को बहुत ही ज्यादा बेसिक से एडवांस लेवल तक और इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही होंगे, साथ साथ मार्क्स भी अच्छे स्कोर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को। तो कॉर्पोरेट की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो कॉर्पोरेट को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, तो कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, ठीक है, और अकाउंटिंग तो हमारी है ही, जिसमें हम अपना सारा का सारा अकाउंट्स करते हैं। तो इन शॉर्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम क्या स्टडी करेंगे? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स वो सारे अकाउंट्स जो कंपनी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें तो पहले कंपनी ही क्या होती है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, और इसमें हम स्टडी करेंगे हमारा इशू ऑफ शेयर्स। इशू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जब हम किसी को जारी करते हैं, किसी भी चीज को अगर हम जारी कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? इशू हो रहा है, हम किसी और व्यक्ति को अलाउड कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ पर आकर शेयर्स को ले जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कंपनी क्या होती है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही क्या है? कंपनी अकाउंटिंग यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी क्या होती है। तो कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी एक ऐसी संस्था है जो कि हमारी किसी भी कार्यविधि को करने के लिए, संचालित करने के लिए जरूरी होती है। यानी कि अभी बात बताइए स्टूडेंट्स, अगर कोई भी कंपनी आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो, तो एक प्लेस का होना बहुत जरूरी है जहां पे आप सारी की सारी गतिविधियों को अपनी कर सकते हैं। वही हमारी कंपनी होती है। A company is a voluntary association of persons formed through the process of law for the purpose of carrying on some business, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया हमारा? कैरिंग इट्स वाई, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक कंपनी एक ऐसा वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है, यानी कि ऐसा एसोसिएशन होता है, ऐसी संघ होती है जो लोगों की, जो कि फॉर्म की जाती है किसके द्वारा? कानून के द्वारा, ठीक है। इसको जब भी हम रेडी करेंगे, ये कानून के द्वारा किया जाता है। फॉर द पर्पस, किस कारणवश? किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को कैरी ऑन करने के लिए, किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है। इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर हेनी, अगर हम यहाँ पे प्रोफेसर हेनी की भाषा में अगर हम समझे, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ तो आपको ये वाली बात तो पता ही है ना कि पर्सन्स आपके यहाँ पे क्या होता है? दो तरीके के होते हैं। अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स में आपके पर्सन्स दो तरीके के होते हैं। पहला हो गया आपका नेचुरल पर्सन, और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन। तो सबसे पहले अगर हम नेचुरल पर्सन की बात करें स्टूडेंट, तो नेचुरल पर्सन वो है जिनको कुदरत ने बनाया है, भगवान ने बनाकर भेजा है, वो क्या है? वो हमारा नेचुरल है। और आर्टिफिशियल कौन है? आर्टिफिशियल वो पर्सन है जिनको हमने बनाया है, ठीक है, ह्यूमन मेड जो होते हैं, ठीक है, वो सब हमारे क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसको कानून के द्वारा स्थापित किया गया है। कानून ने जिसको सत्यापन दिया है कि हाँ आपकी भी कोई पहचान है, वो सब क्या है? वो सब हमारे आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी भी क्या है? कंपनी को कुदरत ने तो नहीं बनाया, कंपनी को किसने सत्यापित किया है कि हाँ आपकी भी एक पहचान है? वो है किसने? कानून ने। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर हेनी की बात करें, इनके प्रोफेसर हेनी के शब्दों में अगर हम देखें, तो कंपनी क्या है? अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि कानून के द्वारा बनाई गई है, क्रिएटेड बाय कंपनी, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसकी अपनी एक अलग पहचान होती है, विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? की बॉसेस आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी चलती रहेगी, कंपनी नहीं मरेगी, ठीक है। कंपनी तब मरेगी जब उसको कानून ही मारेगा, यानी कि कानून के द्वारा ही उसको बनाया जाएगा और कानून के द्वारा ही उसको खत्म भी किया जाएगा। एंड अ कॉमन सील, और साथ साथ उसका अपना एक सिग्नेचर होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहला क्या है आपका? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? कि उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक कंपनी है ABC, या फिर छोड़िए ABC रहने दीजिए, रिलायंस, ठीक है। अब ये रिलायंस हमारी एक कंपनी हो गई, और इनके ओनर कौन है?
इनके ओनर सभी जानते हैं, अंबानी। अंबानी कौन है? रिलायंस के ओनर्स हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स, अगर रिलायंस कंपनी ने कोई भी लोन लिया, ठीक है, कोई भी लोन लिया गया है अगर रिलायंस कंपनी के द्वारा, तो क्या वो अंबानी को पकड़ेंगे? नहीं ना। किसको पकड़ेंगे? रिलायंस कंपनी को ऑर्डर करेंगे। ठीक है, और अगर यहीं पे अगर कोई लोन अंबानी ने लिया है तो क्या रिलायंस कंपनी उसके लिए अथॉरिटेबल है, अकाउंटेबल है कि तुम उसको लोन को पे करो? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी और कंपनी का पर्सन जो है यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन हैव देयर सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों की अपनी अलग पहचान होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या है? परपेचुअल सक्सेशन हमारा क्या कहता है स्टूडेंट्स, अब बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस का एक ही रूल है, दैट इज बिजनेस मस्ट गो ऑन। बिजनेस नहीं रुकेगा, बिजनेस चलता रहेगा। बॉसेस में कम और गो, जो बॉसेस हैं वो आएंगे जाएंगे, यानी कि आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी जो है, बिजनेस जो है वो हमेशा चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक उसको कानून के द्वारा ही मृत साबित नहीं किया जाए। यानी कि अगर कंपनी को बनाया कानून के द्वारा जा रहा है तो कंपनी का एंड भी कानून के द्वारा ही होगा। ठीक है, इसी का मतलब है परपेचुअल सक्सेशन का। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हर एक पर्सन की अपनी एक लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स द कंपनी। ठीक है, तो वो सब हमारी यहाँ पर लिमिटेड, यानी कि उसको लिमिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या हो गया? अब आपने देखा होगा स्टूडेंट्स की जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, वेदर इट इज योर कॉलेज, हॉस्पिटल, व्हाटएवर इट इज, कोई भी है, सबका अपना एक स्टैंप होता है। क्या होता है? स्टैंप होता है। स्टैंप बोल दीजिए या फिर कोई सिग्नेचर बोल दीजिए, जिससे हम ये कह देते हैं कि हाँ ये वाला जो लेटर आया ये उस वाली तरफ से आया है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, अगर कोई यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से कोई लेटर इशू करती है तो एट द एंड ऑफ दैट लेटर वहां पे एक स्टैंप होती है जो कंपनी की जो यूनिवर्सिटी की होती है। तो वो स्टैंप क्या शो करती है कि ये लेटर उस वाली कंपनी से आया है या उस वाली कॉलेज से आया है। तो यही क्या है? यही उसकी कॉमन सील है जिसको कोई और यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एक पर्सन का अपना एक सिग्नेचर होता है वैसे ही कंपनी का भी अपना एक सिग्नेचर होता है। उसके बाद आता है आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जो कंपनी के शेयर्स होते हैं उनको आप ट्रांसफर कर सकते हैं टू एनी पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप। जो ऑनरशिप है यानी कि जो मालिकाना है वो अलग होता है कार्यवृत्ति से। यानी कि कोई व्यक्ति है अगर कोई कंपनी में बिजनेस में काम कर रहा है, वो व्यक्ति उसका मालिक नहीं हो जाता। ठीक है, तो वहां पे ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग होते हैं। चलिए अब इनको हम एक अलग फुल डिस्क्रिप्शन में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पे क्या कह रही है? अब कंपनी इज अ लीगल पर्सन। अब हमने बताया है कि वो एक लीगल होता है यानी कि कानून के द्वारा बनाया जाता है। एंड इट्स एंटिटी इज क्वाइट डिस्टिंक्ट, यानी कि क्वाइट अलग, एक अलग तरीके से होती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, उसके मेंबर से। यानी कि कंपनी का जो अस्तित्व है वो उसके मेंबर से थोड़ा अलग होता है। इट कैन परचेज एंड सेल द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। वो अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी को सेल और परचेज कर सकता है। कैन ओपन बैंक अकाउंट नंबर, कोई वो इन इट्स ओन नेम, वो अपने नाम से किसी भी बैंक में अपना खाता खोल सकता है। एंड कैन एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, और साथ साथ वो अपने नाम से भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी कर सकता है। जैसे आप अगर देखें कि ये रोड कॉन्ट्रैक्ट है, ये रोड कॉन्ट्रैक्ट कौन सी कंपनी ने बनवाया है? किस कंपनी को मिला है रोड कॉन्ट्रैक्ट? एबीसी कंपनी को मिला है। तो एबीसी कंपनी यहाँ पर क्या हो गई? यहाँ पर एक वो लीगल पर्सन हो गई है जिसके नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट भी इशू किया जा रहा है, उसके नाम पर कोई बैंक अकाउंट भी ओपन किया जा रहा है। अब आपकी कॉलेजेस का कोई बैंक अकाउंट नंबर नहीं होता क्या? होता है, बिल्कुल होता है। उसी में तो आप फीस डिपॉजिट करते हैं ना। तो हर एक कंपनी का यानी कि हर एक आर्टिफिशियल पर्सन का अपना सेपरेट बिजनेस अकाउंट हो सकता है। ठीक है, सिंस अ कंपनी हैज अ लीगल पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स, क्योंकि एक जो कंपनी होती है उसकी अपनी अलग पहचान होती है अपने मेंबर से। अ क्रेडिटर ऑफ सच अ कंपनी कैन sue only the company for his debts
एंड नॉट एनी ऑफ इट्स मेंबर्स। तो यहाँ पर जो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी को स्यू कर सकते हैं, यानी कंपनी को उसमें अदालत में घसीट सकते हैं, अदालत में उसको उसके ऊपर दावा ठोक सकते हैं कि हाँ इस वाली कंपनी ने मेरा अभी तक पैसा नहीं दिया है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, उसके मेंबर्स को छोड़ते हुए, ठीक है। यानी कि मेंबर्स का उस पर कोई मतलब नहीं है, वो कानून मतलब कानून के द्वारा वो किस पर दावा दे रहा है, वो दावा कर रहा है कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पर क्या है, कंपनी यहाँ पर एक लीगल पर्सन है और बिल्कुल नेचुरल पर्सन की तरह काम कर सकते हैं, बस उसको कुदरत ने नहीं बनाया, वो एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स परपेचुअल सक्सेशन की। तो परपेचुअल सक्सेशन यहाँ पर क्या कहता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिटायरमेंट, डेथ, ल्यूनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स। उसके मेंबर्स के मरने, जीने और इंसॉल्वेंट होने से या फिर उसके रिटायरमेंट होने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कहा ना, बॉसेस में कम और गो, यानी कि लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बॉस जाएगा हम दूसरा रिक्रूट कर लेंगे, दूसरा जाएगा हम तीसरे को ले आएंगे, तीसरे की डेथ हो गई चौथे को रिक्रूट कर लेंगे। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जो चलता ही रहेगा, कब तक, जब तक कंपनी उसको कानून के द्वारा बंद नहीं करती, ठीक है। शेयर होल्डर्स में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। शेयर होल्डर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी कब तक चलेगी, हमेशा चलती रहेगी, अनलेस बाउंड अप अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, जब तक हम उसको बंद नहीं करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा, यानी कि कंपनीज एक्ट 2030 के अकॉर्डिंग ही हम एक कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं, यानी कि इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको बाउंड ऑफ भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी क्या हो गया, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इफ द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इन अ कंपनी इज 10 रुपीज, अगर हमारा कोई भी शेयर है वो 10 रुपए का है, किसी भी कंपनी में हमारा एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है, एंड अ शेयर होल्डर हैज ऑलरेडी पेड ₹8 पर शेयर। अब इस 10 रुपए को कोई भी कंपनी पूरी की पूरी नहीं ले लेती है, ठीक है, इसको कुछ पार्ट्स में लेती है, जैसे इसके उसने 5 पार्ट कर दिए, 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, यानी कि वो 5 बार उसको 2-2 रुपए करके लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बोला कि ये 4 बार तो हमने उसको ले दिया, तो ये क्या हो गया, ये पेड हो गया, ठीक है। ही कैन कॉल अपॉन टू पे नॉट मोर देन ₹2 पर शेयर। तो हम इस वाले व्यक्ति से, जो ये ए पर्सन है जिसकी 10 रुपए का एक शेयर था, अब हम उसको 2 रुपए से ज्यादा कॉल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी लायबिलिटी क्या है, एक लिमिटेड हो जाती है कि अब हम उस व्यक्ति से सिर्फ और सिर्फ 2 ही रुपए ले सकते हैं, उससे ज्यादा अगर हम उससे लेंगे तो वो एक लोन के रूप में काम हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, यही जो हमारी लायबिलिटी है ये हमारे यहाँ पे लिमिट हो जाती है, कहाँ तक, जब तक जहां तक हमने उससे पेड अप किया हुआ है, ठीक है। पेड अप के ऊपर जितना भी है वो सब हमारी लिमिटेड लायबिलिटी हो गई। आई होप दिस इज क्लियर, और अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो जब आप क्वेश्चंस करते रहेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आपकी कॉमन सील की। कॉमन सील यहाँ पे क्या हो गया, अ कंपनी मे और मे नॉट मेंटेन अ कॉमन सील। कंपनी के हाथ में है, कंपनी के ऊपर है कि वो अपना ओन सिग्नेचर बनाए या ना बनाए। अब मेरे हाथ में, मैं अपना कोई सिग्नेचर रखना चाहूँ या ना रखना चाहूँ, दैट्स अप टू मी, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना सिग्नेचर बना सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक साइड वो होता है, प्लस पॉइंट होता है। इफ इट हैज अ कॉमन सील, लेकिन अगर उसके पास उसकी कॉमन सील है, इट इज अफिक्स्ड टू ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो उसके बाद अगर मेरे पास मेरी कोई कंपनी की कॉमन सील है, तो मेरे द्वारा अगर कोई भी लेटर इशू किया जा रहा है तो उस लेटर पे मेरा वो सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। विदाउट दैट सिग्नेचर मेरा वो लेटर एफिलिएट नहीं होगा, ठीक है। अब आप कोई भी डॉक्यूमेंट अगर सबमिट करते हैं कहीं पर भी, तो आप क्या करते हैं, उसको सेल्फ अटेस्ट करते हैं ना, क्यों करते हैं, जिससे कि वो सत्यापित हो कि हाँ ये लेटर जो है ये इसी व्यक्ति के द्वारा आया है, करते हैं ना, उस पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं ना। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी ये कॉमन सील ही हमारा काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या हो गया, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। जो कैपिटल होती है हमारी कंपनी की, उसको कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वो जो पार्ट्स हैं हमारे, उन्हीं को हम बोलते हैं शेयर्स। मैंने अभी आपको बताया ना कि एक शेयर हमारा 10 रुपए का हो गया, तो यही हमारी जो कंप्लीट कैपिटल है। जैसे मैंने कहा कि मेरी 5 लाख रुपए की कैपिटल है, यहाँ पर मैंने आपको बोला कि मेरी 5 लाख रुपए की कैपिटल है
और मेरा जो कैपिटल है वो 100 रुपए का शेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा टोटल शेयर्स कितने हुए, यानी कि 100 रुपए पर शेयर हो गया मेरे। तो यहाँ पर मेरे कितने 5000 शेयर्स एट द रेट 100 पर शेयर। ये क्या हो गया, ये मेरी ट्रांसफरेबिलिटी हो गई, यानी कि मेरे शेयर्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है दीज शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये जो शेयर्स हैं ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है। अगर मैंने किसी कंपनी के 5000 शेयर्स खरीदे हैं तो मैं इसमें से 2000, 1000, 3000 किसी को भी बेच सकती हूँ, ठीक है। ये अगर ए के हैं तो ए इसमें से 2000 शेयर किसको, बी को बेच सकता है। दीज आर इजीली ट्रांसफरेबल, ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। हाँ, अगर आपके शेयर्स जो है वो प्राइवेट कंपनी के हैं तो आप नहीं बेच सकते, पब्लिक कंपनी के है तो आप उसको बेच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, यानी कि जो आपका मैनेजमेंट है वो ओनरशिप से अलग होता है। शेयर होल्डर्स आर ट्रू ओनर्स ऑफ अ कंपनी। जो शेयर होल्डर्स होते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि जो कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर्स माने जाते हैं, ठीक है। बट यूजुअली द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज क्वाइट लार्ज। इसी वजह से क्या होता है, कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एंड एज सच इट इज नीदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल फॉर ईच मेंबर टू टेक पार्ट इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो इसलिए क्या होता है, अब हर एक व्यक्ति का तो पॉसिबल नहीं है कि वो कंपनी में आके उसकी डे टू डे एक्टिविटी में परफॉर्म कर सके, और हमारे लिए यानी कंपनी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हर शेयर होल्डर की बात सुने। अब एक बॉस होगा तो उसकी बात तो सुनी भी जाएगी, अगर 1000 बॉसेस हैं तो उनके बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएगी, तो डिसीजन लिया ही नहीं जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, उसमें सारे शेयर होल्डर्स मिलके एक मैनेजर को अपॉइंट कर देते हैं कि हमारे बिहाफ पे आप अकेले व्यक्ति होंगे जो कंपनी के डिसीजंस लेंगे, कंपनी के एक्शंस परफॉर्म करेंगे। यही क्या है, यही हमारा कहता है कि सेपरेशन होता है मैनेजमेंट का ओनर से। Therefore, the company is managed by a board of directors elected by the shareholders. इसलिए क्या होता है कि कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा जो इलेक्ट किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके द्वारा मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मैनेजमेंट हो जाता है, और जो हमारे कंप्लीट शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। आई होप ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी चीज पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट राइट इट इन कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स में हमें राइट डाउन करते जाइए, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको यहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है, अगर आप उसको यहीं के ही सॉल्व कर लेंगे तो आगे आने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप यहीं पर सोच लेंगे कि नहीं मैं आने वाले टाइम में पूछ लूंगा या मैं आने वाले टाइम में समझ लूंगा, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका काइंड ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी के पार्ट्स कैसे होते हैं, यानी कंपनी की किस किस तरीके की होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले होती है आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, जहां पर सारे स्टॉक्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि सारे स्टॉक एक साथ आ जाएंगे, फिर वो हमारी कंपनी बनती है। तो उसमें हमारा क्या है, सबसे पहला होता है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है, मतलब ही नहीं है कितना भी पैसा आप कहीं से भी उठा लो, ठीक है, कितना भी पैसा आप कहीं से भी कैसे भी उठा सकते हो, वो आपका अनलिमिटेड कंपनी होगा। उसके बाद क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब यहाँ पे गारंटी आ जाएगी, इन सब का एक्सप्लेनेशन आपको करवाया जाएगा। उसके बाद आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यहाँ पर शेयर्स वाला आ गया जो मैंने अभी आपको समझाया वो वाला, और इन शेयर्स के थ्रू हम यहाँ पर 3 तरीके से उसको डिवाइड कर देते हैं। पहला आ जाता है आपका प्राइवेट कंपनी, मैं आपको बताया ना प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। अब इन सब का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अनलिमिटेड कंपनी की, तो अनलिमिटेड कंपनी क्या हो गई, अनलिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी वेयर देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, जहां पे उसके मेंबर्स के ऊपर कोई भी लिमिटेड नहीं है, यानी कि कोई भी लायबिलिटी नहीं सेट की गई है, उनके पास अनलिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड वो कितनी भी लायबिलिटी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। इट मींस व्हेन अ कंपनी सफर लॉस एंड द कंपनीज प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ इट्स डेब्ट्स। अगर यहाँ पे बात करें, अगर कंपनी यहाँ पर लॉस बियर कर रही है, ठीक है, और कंपनी के पास उतना पैसा नहीं है कि वो अपने सारे डेब्ट्स को, सारे उधारों को वो यहाँ पर पे ऑफ कर सके, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर्स विल बी यूज्ड टू मीट द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उनके जो मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड, यहाँ पे लायबिलिटी की कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पर क्या किया जा रहा है, अगर मेंबर्स उसको उनके अनलिमिटेड लायबिलिटी है और कंपनी के पास उधार इतना ज्यादा हो गया कि उसके जो एसेट है वो फुलफिल नहीं है,
कैपेबल नहीं है उस डेब्ट्स को फुलफिल करने के लिए, तो यहाँ पर फिर उसके जो मेंबर्स हैं उनकी एसेट को हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर पेइंग ऑफ द डेब्ट्स। ठीक है, एज द रिस्क इन्वॉल्व इन सच कंपनीज टू हाई। अब जैसे कि भाई अब यहाँ पर क्या है, कंपनी को अगर लॉस हो गया तो मेरा तो सब कुछ बिक जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंपनी का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। दीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया, तो इसलिए ये इंडिया में नहीं होते, क्योंकि इंडिया में इतने ज्यादा रिस्क टेकर नहीं होते। इवन परमिटेड बाय द कंपनीज एक्ट, हालांकि कंपनी एक्ट ने इसको परमिट किया हुआ है, लेकिन फिर भी कंपनीज हमारी इंडिया जो है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी को प्रेफर नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, अनलिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि अगर कंपनी के डेब्ट्स पे ऑफ करने के लिए कैपेबल नहीं है कंपनी, तो उस केस में मेंबर्स यहाँ पर लायबल हो जाते हैं अपनी सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेचकर पे ऑफ करने के लिए डेब्ट्स को। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर हमारी जो कंपनी है वो लिमिट कर दी गई है गारंटी के द्वारा। इन केस ऑफ सच कंपनी, ऐसी कंपनीज में द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी गिवन बाय देम इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गारंटी कर दिया जाता है, यानी कि गारंटी दे दी जाती है उनके मेंबर्स के द्वारा कि हाँ भाई अगर कंपनी डूबने के टाइम पे, यानी कि जब कंपनी को बंद किया जाएगा, अगर कोई भी ऐसी जरूरत पड़ी तो हम बैठे हैं। ठीक है, यानी कि वाइंड अप के टाइम पे ये वाली बात आएगी। The liability of its member will arise only at the time of event of winding up of the company। तो उनकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कब क्रिएट होती है, जब कंपनी के बंद होने का टाइम आता है, उससे पहले उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। अब यहाँ पे हमारी थर्ड कंपनी आ जाती है, जहां पे कंपनी को लिमिट कर दिया जाता है उसके शेयर्स के द्वारा। अब जिस व्यक्ति ने जितने शेयर्स परचेज किए हैं उतनी ही उसकी लायबिलिटी है। अगर किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए शेयर परचेज करें तो हम उससे 5 लाख रुपए ही लेंगे, उससे 7 या 8 लाख रुपए नहीं लेंगे, भले हमें कितनों की भी जरूरत है। तो यहाँ पर उसकी जो लायबिलिटी है वो फिक्स कर दी गई है उसके शेयर्स के द्वारा। In case of such a company, the liability of its members is strictly limited to the extent of the nominal value of the share held by each of them। तो जितनी उनके पास उनके शेयर की नॉमिनल वैल्यू है उसी के द्वारा उनकी लायबिलिटी को लिमिट कर दिया जाता है। If a member has already paid full amount of the shares, अगर हमारे मेंबर ने अपनी फुल अमाउंट पे कर दी, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया है कि 5000 उसके शेयर्स हैं और हर एक शेयर 10 रुपए का है। ठीक है, ₹10 पर शेयर, और इन 10 में से उसने हमें 8, यानी कि इसके 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5, 2 2 2 2 2। अगर किसी पर्सन ने सारे के सारे पे ऑफ कर दिया, यानी कि 10 रुपए उसने पे ऑफ कर दिया है, he will not be liable to pay any amount। तो अब उसको कोई भी अमाउंट पे ऑफ नहीं करनी है। लेकिन अगर उसने यहाँ पर हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 अमाउंट पे की है, यानी कि उसने अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमें 6 रुपए दिए हैं, तो हम उससे अब 4 रुपए और मांग सकते हैं, तो उसकी लायबिलिटी अभी भी हमारे पास 4 रुपए की है। ठीक है, आई होप ये वाली चीज क्लियर हुई है आपको। स्टूडेंट अगर कोई भी डाउट होता है मैं फिर आपको बोल रही हूँ, कमेंट जरूर करके बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक तो जरूर करते चलिए। और हाँ, अगर स्टूडेंट्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि अपडेटेड नोटिफिकेशंस और आपकी रेगुलर वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उन्होंने बोला इफ अ मेंबर हैज पार्टली पेड शेयर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने अगर पार्टली पेड किया है शेयर्स को, he can be forced to pay the remaining amount during the existence of the company। तो हम उसको कंपनी के चलते हम उसको यहाँ पर बाकी यानी कि रिमेनिंग 4 रुपीज के लिए हम उसको बोल सकते हैं कि अपनी पेमेंट को पे कर दीजिए, एज वेल एज ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप, और उसके साथ साथ जब कंपनी बंद होने लगेगी तब भी हम उसको बोल सकते हैं कि भाई हमारे वो जो 4 रुपए बचे हैं वो हमें पे ऑफ कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अब वो जो 4 रुपए हैं वो कंपनी के उस व्यक्ति के ऊपर उधारी है। Such companies may be subdivided into private, public and 1% company। और इन्हीं कंपनीज को हम सबडिवाइडेड कर देते हैं प्राइवेट, पब्लिक और 1% कंपनी में। अब पहले बात करें अगर हम प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी क्या हुई? प्राइवेट कंपनी वो सारी कंपनीज हो गई स्टूडेंट जिसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, जिसमें कंप्लीटली प्राइवेट मेंबर्स का रोल है। एज पर सेक्शन 268 स्टूडेंट, सेक्शंस तो जरूर याद रखिए, ठीक है, क्योंकि सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम्स में।
एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब स्टूडेंट ये क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? जब भी हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जाते हैं, कहां पर? कंपनीज एक्ट 2013 में जब भी हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमें वहां पर दो पेपर्स होते हैं जो हमें फिलफिल करने होते हैं। एक होता है आपका एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एओए दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में पूरा तरीके से पूरी अच्छी तरह से खोल खोल के मैं आपको सब कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी आपको यहाँ पे जो मैं बताती जाती हूँ उसको समझिए। इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। पहला क्या है कि वो कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, ठीक है। अगर एक शेयर ए को अलॉट कर दिया गया है तो वो ए के पास ही रहेगा जब तक कंपनी बंद नहीं होगी, ठीक है। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स कितने? 200। 200 से ऊपर आपके पास मेंबर्स नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज दैट इज शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। किसी भी पब्लिक को, नॉर्मल पब्लिक को यानी कि आम जनता को बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं है कि वो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को या फिर डिबेंचर्स को परचेज कर सके, ठीक है। तो कोई भी आम जनता कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, और जो भी आपकी प्राइवेट कंपनी होगी उसका नाम हमेशा प्राइवेट लिमिट से खत्म होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी कौन होती है? एज पर सेक्शन 272। अब यहाँ पर पब्लिक कंपनी को कौन डिफाइन कर रहा है? आपका सेक्शन 272 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो पब्लिक कंपनी कौन सी है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, सिंपल सी बात है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है, उसके मेंबर्स की लिमिट कुछ नहीं होती है, कितने भी व्यक्ति उसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उसके नंबर ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड होते हैं। यहाँ पर कोई प्रोहिबिशन नहीं होता है पब्लिक को सब्सक्राइब करवाने के लिए, यानी कि पब्लिक वहां पर इजीली सब्सक्राइब कर सकती है उनके शेयर्स के लिए और उनके डिबेंचर्स के लिए, ठीक है। बस यही हमारी कौन होती है? यही हमारी पब्लिक कंपनी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आपकी 1% कंपनी या फिर ओपीसी की, स्टूडेंट ये नया कंसेप्ट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये नया है तो बच्चों में ज्यादा अवेयर नहीं है, बच्चे इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, तो उस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। एंड ओपीसी मींस अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर्स, ठीक है। अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी में एक ही व्यक्ति है तो वो क्या होगा? वो हमारा 1% कंपनी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हमारा पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में अगर एक मेंबर है तो वो ओपीसी का पार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मैक्सिमम तो यहाँ पर हो गए 200, लेकिन मिनिमम कितने हैं? मिनिमम यहाँ पर 2 हो गए, क्योंकि अगर 1 हुआ तो फिर वो ओपीसी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ओपीसी की बात करें तो वहां पर कुछ रूल्स हैं जो उनको बताए गए हैं। पहला क्या है? मेंबर्स ऑफ ओपीसी, यानी कि मेंबर्स कितने होने चाहिए? Only a natural person who is an Indian citizen and a resident in India can be a member of OPC. तो OPC का सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता है, यानी कि वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और साथ साथ वो हमारा मतलब इंडिया में ही रहना चाहिए, तभी वो OPC का मेंबर हो सकता है। The term resident of India means a person who has stayed in India for a period of not less than 180 days immediately preceding 1 कैलेंडर ईयर। यानी कि अभी जो हमारा कैलेंडर ईयर चल रहा है उससे जस्ट बिफोर जो हमारा कैलेंडर ईयर रहा था उसमें उसको कम से कम इंडिया में 182 डेज स्टे करना होगा, ठीक है। उसको अपने यानी कि हमारे लास्ट ईयर कितने डेज होंगे? 365। इन 365 में से उसको 182 डेज इंडिया में स्टे करना होगा, तभी वो हमारा क्या होगा? तभी वो हमारा मेंबर ऑफ ओपीसी हो सकता है। तो स्टूडेंट इसमें से आपके बहुत बार क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 1% फॉर्म ओनली 1 ओपीसी। एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी को एस्टैब्लिश कर सकता है। ये नहीं कि कोई हमारा रमेश है और उस रमेश ने एक कंपनी तो बनाई रखी है रमेश लिमिटेड, रमेश प्राइवेट लिमिटेड,
और उसके बाद उसने दूसरी भी बना दी है, रमेश शर्मा प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो आपकी दूसरी कंपनी होगी ये इनवैलिड हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं इट्स पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख, यानी कि जो उसकी पेड अप कैपिटल होगी वो सिर्फ और सिर्फ 50 लाख हो सकती है, 50 लाख से ऊपर वो नहीं जा सकती है। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर फॉर 3 years शुड नॉट एक्सीड 2 crores, यानी कि उसका जो एवरेज टर्नओवर जा रहा है, ठीक है, टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर होता है स्टूडेंट सेल्स, जो उसकी सेल्स है पिछले 3 सालों की वो एवरेज में 2 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकती। अगर वो जा रही है तो फिर उसको कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा, यानी कि अपने कंपनीज एक्ट 2013 को फिर उसको यहाँ पे इन्फॉर्म करना होगा। नेक्स्ट इसका पर्पस क्या है स्टूडेंट? एज पर रूल 3(5) ऑफ द कंपनीज रूल 2014, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन रूल की, कंपनीज एक्ट की बात नहीं की जा रही है। एंड ओपीसी कैन नॉट फॉर्म फॉर बिजनेस पर्पस ओनली, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए नहीं फॉर्म किया जाएगा, उसका कोई सोशल पर्पस भी होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आपकी कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन क्या होता है एंड कन्वर्जन ही कब कर सकता है? एन ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। तो एक ओपीसी कभी भी अपने आप को पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। कब तक? कोई सिचुएशन तो होगी, कब तक? अनलेस अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल तक, जब तक उसके इनकॉर्पोरेशन पीरियड से 2 साल उसका टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हैज एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कॉर्पोरेशन, जो उसकी इनकॉर्पोरेशन की डेट है जब तक वो 2 साल का नहीं हो जाती, क्रॉस नहीं कर जाती, तब तक वो अपने आप को प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। उसके साथ साथ एंड कन्वर्जन इज मैंडेटरी, और कन्वर्जन वहां पे जरूरी हो जाएगा अगर उसकी पेड अप कैपिटल इंक्रीज हो जाती है 50 लाख से। अगर उसकी 51 लाख भी हो गई तो अब उसको कन्वर्ट करना होगा अपने आप को एज अ प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी में, या फिर उसकी जो एनुअल टर्नओवर है, एवरेज एनुअल टर्नओवर है, अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो भी उसको यहाँ पे अपने आप को कन्वर्ट करना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी 3 कंडीशंस हो जाती है। पहली कंडीशन है अगर उसको अपने आप को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो उसको कम से कम 2 साल का टाइम पीरियड पूरा करना होगा। दूसरी, बाकी दोनों कंडीशन में मैंडेटरी सिचुएशन हो जाएगी कब? जब उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख को क्रॉस कर जाएगी, या फिर अगर उसका एवरेज टर्नओवर जो 3 years का होने वाला है अगर वो 2 करोड़ को क्रॉस कर जाए तो फिर एक ओपीसी कंपनी को यहाँ पर मैंडेटरी हो जाएगा कि उसको अपने आप को कन्वर्ट करना है प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी में। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आता है आपका डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स प्राइवेट कंपनी का मैंने आपको बताया ही था। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, एक ऑरली बात करें तो यहाँ पर हमारे मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। इसमें पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती है। प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी है और वहां पे सिर्फ लिमिटेड लगा दीजिए, एज एन आपके यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स आपके तो नंबर ऑफ मेंबर्स की, तो यहाँ पर मिनिमम नंबर्स होते हैं आपके 2 और मैक्सिमम नंबर्स हैं यहाँ पर आपके 200। ठीक है, इसमें आपके पास्ट और प्रेजेंट सभी एम्प्लॉयज यहाँ पर इंक्लूड होंगे। ठीक है, पब्लिक कंपनी की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आपके 7 होते हैं और मैक्सिमम की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होती है, यानी कि मैक्सिमम आपके कितने भी हो सकते हैं। इन्विटेशन टू द पब्लिक की बात करें तो यहाँ पे आप पब्लिक को इन्वाइट नहीं करते हैं और यहाँ पे आप कंप्लीटली यानी कि खुला ऑफर है, आ जाइए और अपने शेयर्स परचेज कर लीजिए। ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होता है आपके शेयर्स को ट्रांसफर करने पे और यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल की बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आर्टिकल को तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ आर्टिकल्स आर नॉट रजिस्टर्ड, लेकिन अगर आर्टिकल आपको कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, द प्रोविजंस ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 इज गिवन इन कंपनीज एक्ट 2013 शेल अप्लाई। अगर यहाँ पे आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अप्लाई नहीं किया है तो फिर आपको टेबल एफ फॉलो करना होगा शेड्यूल 1 का। ठीक है, ये आपके लिए जरूरी है, यानी कि इन दोनों में से आपको एक फुलफिल करना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स आपके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की, तो यहाँ पर आपके कम से कम 2 डायरेक्टर का होना जरूरी है और यहाँ पर आपके कम से कम 3 डायरेक्टर का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन भी आपकी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिमिटेड वर्ड की, तो यहाँ पर अगर हम प्राइवेट की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका प्राइवेट लिमिटेड होना बहुत जरूरी है और पब्लिक कंपनी में सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड अगर आप यूज करें अपने नाम के एंड में
तो वो भी आपका सफिशिएंट है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें हमने एक कॉर्पोरेट कंपनी यानी कि कंपनी का डेफिनेशन समझा, कंपनी की इंट्रोडक्शन को समझा कि व्हाट इज एक्चुअली कंपनी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट व्हाट इज शेयर्स। शेयर्स का यहाँ पे हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं कि शेयर्स होते क्या है, पेड अप शेयर्स कैसे होते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, व्हाटएवर इट इज, ये सब कुछ हम आपको कल के लेक्चर में समझाने वाले हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वाले लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन या फिर जो भी अपडेटेड वीडियोस आपके लिए हम यहाँ पर अपलोड करेंगे वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। टिल देन बने रहिए एमएस क्लासेस के साथ और पढ़ते रहिए। थैंक यू।